आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट सम ब्रेन वर्क। यस, क्या स्टार्ट करना? ब्रेन वर्क। अब ये कैसे होगा? एमसीक्यूज करके। चलिए थोड़े से एमसीक्यूज किए जाए, थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाए जाए, हमें पता चले कि हम लोगों ने कितनी चीज़ अपने दिमाग के अंदर जमा कर ली है। जमा मतलब ढेर लगाने वाली नहीं है, उसके कंसेप्ट्स को क्लियरली समझ लिया है, जिससे कि हम एमसीक्यूज को ईजिली कर सके। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चंस हम लोगों से वो पूछ सकता है, विच of the following class have phosphorescent bacteria in their ट्यूनिक। बच्चे खुश हो गए भाई, ट्यूनिक आ गया तो सीधा सा मतलब है कि यूरोकोडेट्स का क्वेश्चन है, सेफेलोकोडेट्स में नहीं जाना। चलो यहीं पे एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई ना। अब वो हम लोगों को ऑप्शंस दे देगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 3 ही क्लास थी उसकी, मैंने पढ़ाई थी, सब दे देगा। थैलिएसिया, लार्वेसिया, एसिडीसिया। इसमें एसिडीसिया में एस भी आता है ना बच्चों, एसिडीसिया। ऑल ऑफ द अबव। अब किस में होता है? फोस्फोरेसेंट बैक्टीरिया। मैम ने ये तो नहीं पढ़ाया था। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैंने एनिमल्स के कराए थे, उसमें क्या नहीं पढ़ाया था? मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, और उस एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था कि इसमें फोस्फोरेसेंट बैक्टीरिया होते हैं। और वो एग्जाम्पल्स कौन सा था? एग्जाम्पल्स भी मैं ही बता दूँ, आंसर ही बता देती हूँ। नहीं, एग्जाम्पल्स था पायरोसोमा। अब वो पायरोसोमा किस क्लास का था? ये गलत बात है कि याद नहीं किया। पायरोसोमा प्यारी सीमा और शिल्पा बैठी डोली में, क्या था, किसका था ये? यस बच्चों, ये थी हमारी थैलिएसी, क्योंकि लार्वेसी में तो बेचारा का एग्जाम्पल ही एक होता है, ठीक है। और एसिडीएसी के एग्जाम्पल ये तो नहीं पढ़े थे हम लोगों ने। क्या पढ़े थे हमने? बहुत ही मुश्किल से एसिड की बोतल को बेचने देता है। यस, फोर्टिलस वगैरह एग्जाम्पल्स होते हैं उसकी, थैलिएसी में पाया जाता है। और एग्जाम्पल्स भी है बच्चों इसका, अभी साथ में रिवाइज कर लो। एग्जाम्पल है पायरोसोमा। पायरोसोमा में फॉस्फोरेसेंट बैक्टीरिया होता है, बहुत चमकीला होता है, चमकता है रात में, राइट। चलिए भाई, एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया। हमने देख लिया कि फॉस्फोरेसेंस बैक्टीरिया पर भी वो क्वेश्चन डाल सकता है। वो डायरेक्ट पायरोसोमा एग्जाम्पल ना पूछे, क्लास पूछ सकता है। भैया इसके जो क्लास है जिसमें से ये एनिमल्स है वो भी तो पूछ सकता है ना डायरेक्टली। वो जरूरी है कि पायरोसोमा देखकर ही पूछे? जिस क्लास से वो रिलेटेड करता है उसका भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग organ is also called वेलम। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम वेलम भी बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पढ़ा है बच्चों कभी? फेरेंजियल गिल स्लिट्स को वेलम बोलते हैं। अगर होता
तो ज़रूर बताती मैं। इसका मतलब हिंट मिल रहा है तो तुम लोगों को है, इसका मतलब मैम ने बता दिया फेरेंजियल गिल्सुइट नहीं है भाई, हटाओ इसको तो। ठीक है, एनस, एनस को कभी बोला है? व्हील ऑर्गन, ये फोर्थ वन इज हेर्ट्ज़-चेक नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। अब कुछ इतने क्लेवर बच्चे हैं, होना भी चाहिए। एमसीक्यू सोल्व करने के लिए हमें क्लेवर होना चाहिए। हम लोगों का 50 तो इसमें से हट ही गया, मतलब 4 ऑप्शंस में से 2 एनस नहीं है भाई। एनस को हम लोगों ने इतनी इसमें फैल में पढ़ा, कोई नहीं बोलता इसको ऐसे। फेरेंजियल गिल्सुइट्स भी नहीं है क्योंकि तो की करेक्टर है, अगर इसको वेलम बोला जाता तो ये मैं बता दिया जाता। चलिए जी, अब बच्चा व्हील ऑर्गन और हेर्ट्ज़-चेक नेफ्रिडिया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? यस बच्चों, द राइट आंसर इज व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन को ही वेलम भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था। क्या बताया था? ऑर्गन ऑफ मूलर। अब बच्चों को शिकायतें स्टार्ट हो गई। ऑर्गन ऑफ मूलर तो आपने बताया था, वेलम तो आपने नहीं बताया था। बुक्स में से भी तो पढ़ना चाहिए ना, थोड़ा सा एमसीक्यूज के लिए भी तो रखना चाहिए बच्चों। वेलम होता है, बता रही हूँ भी, एग्जाम से पहले ही बता रही हूँ, वेलम भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली स्पेशल वेलम मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वेलम इसका एक पार्ट होता है। पूरा व्हील ऑर्गन को तो ऑर्गन ऑफ मूलर भी बोलते हैं, लेकिन वेलम उसका ही एक पार्ट होता है। तो अगर इस वेलम स्पेशली पूछा जाए तो हम इसमें और व्हील ऑर्गन में ऐड कर देते हैं। चलिए जी, ये गलत बात है ना बच्चों, ये गलत बात है। मैम ने जो पढ़ाया नहीं वो भी हमसे पूछ लिया। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी तो आ जाते हैं ना, हमें वहाँ थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि नेफ्रिडिया में हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर नेफ्रिडिया में होता तो कुछ बच्चों ने नन कोडेट्स पढ़े होंगे, उनमें भी पढ़ा होता है ये ऑर्गन, उसमें नहीं है होता ये। भैया ये भी तो चेंज हो गया। थर्ड वन, अब थर्ड वन क्या कह रहा है? कुछ ना कुछ तो ये भी कहेगा। यस, विच ऑफ द following have advanced larva stage and degenerated adult stage। ओहो हो, दिमाग चल गया भाई। सेफेलोपोडेट्स, ऐसा होता है मैम, आपने डिजेनरेट कोर्डेट्स बोला था, कोर्डेट्स बोला था बच्चों, एडल्ट स्टेज डिजेनरेट नहीं बोला था। कहीं से तो चेंजिंग हो जाती है। एग्जामिनर करने क्या बैठा है? हम लोगों को घुमाने के लिए बैठा है। सेफेलोकोर्डेट्स, यूरोकोर्डेट्स, थर्ड वन दे देगा टूनिकेट्स, फोर्थ वन दे देगा सेकंड एंड थर्ड बोथ। बच्चों ने तो दिमाग चला दिया पूरा। अब बताओ बच्चों, इनमें से किसको बोला जाता है? लार्वा एडवांस है और एडल्ट डिजेनरेट। यस, द आंसर इज फोर्थ वन। ये तो सिंपल था, सबसे ज़्यादा वाला सिंपल नहीं था। हम लोगों ने यूरोकोर्डेट्स पढ़े हैं, टूनिकेट्स पढ़े हैं, तो उसमें मैंने बताया भी था कि लार्वा के जो कैरेक्टर्स होते हैं, नोटोकोर्स होती हैं जो होती है, वो टेल में प्रेजेंट होती है। एडल्ट में जाके टेल ही लॉस्ट हो जाती है बेचारे। बिकॉज और सेकेंड मोर रीज़न अबाउट दिस इज बिकॉज these yes animals goes to retrogressive metamorphosis। yes बच्चों, retrogressive मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? लार्वा से एडल्ट डेवलप होके बनता है, लेकिन इनमें तो जो मेटामॉर्फोसिस है वो रेट्रोग्रेसिव है।
एग्रेसिव होने के बजाय, प्रोग्रेसिव होने के बजाय वापस रेट्रो में जा रही है, बैक जा रही है। इसका मतलब यही है तो है जिनमें लार्वा ज़्यादा डेवलप होता है और एडल्ट कम डेवलप होता है। वो किसी रीज़न से भी पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यही दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग गोज टू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दीज टू। क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न बदल सकता है सिर्फ, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग्स उसकी वही होंगे। चलिए बच्चों, रीज़न भी मैंने बता दिया, रीज़न भी वो पूछ सकता है, एसर्शन और रीज़न भी डाल सकता है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डीजनरेट कोऑर्डिनेट्स। अब डीजनरेट कोऑर्डिनेट्स में तो बच्चे सेफेलोकोऑर्डिनेट्स में पूछ गए, यस बच्चों, लेकिन मैंने अगर डीजनरेट कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो सेफेलोकोऑर्डिनेट्स में, लेकिन अगर पूछा कि लार्वा इज मोर डेवलप एंड एडल्ट इज लेस डेवलप, देन वी विल गो टू द यूरोकोऑर्डिनेट्स। चलो भाई, फोर्थ वन में क्या है? अब मैम आपको ही पता होगा, हमें क्या पता। चलो अब आपको भी पता चलता है। विच एनिमल ऑलवेज लिव इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट समझते हैं ना बच्चों, जहाँ वो रहते हैं, इन अपराइट पोजीशन। यस, मैंने बहुत प्यार से समझाया था, कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिया, शाबाश, क्या बात है, समझदार बच्चे। मैम आपके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे तो आंसर पता, सबको पता, लेकिन मुझे तो बताना पड़ता है ना बच्चों। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं मेरा लेक्चर्स देखा, उन्हें नहीं पता, उन्हें भी तो समझ आना चाहिए। कौन सा था? अपराइट पोजीशंस में हमेशा रहता था यूरोकोऑर्डिनेट्स, रहता है। इसका तो मैम आपने बताया था सब कुछ यू शेप में होता है, यस बच्चों होता है। सेकंड वन इज ब्रैंकियोस्टोमा, थर्ड वन इज पायरोसोमा, फोर्थ वन इज हर्डमेनिया। अब कुछ बच्चे दिमाग वाले बहुत तेज लगा रहे हैं दिमाग, वो कह रहे हैं अपराइट पोजीशंस में तो ना सीधा खड़ा खड़ा हर्डमेनिया भी रहता है। हर्डमेनिया सेसाइल होता है भाई, समझ रहे हो? हर्डमेनिया भी तो सेसाइल ही होता है, अपराइट पोजीशंस पे होता है, उसका साइफन ऊपर होता है। लेकिन क्या उसकी पोजीशंस को हम अपराइट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि जो उसका इनकरेंट साइफन होता है और उसका जो एक्स करंट साइफन, यहाँ पे इनकरेंट साइफन दोनों के दोनों एक साथ ही है ना। मतलब अगर माउथ और एनस माना जाए तो सेम एक ही पोजीशंस पे खुल रहा है, तो अपराइट कैसी पोजीशन होगी? अपराइट तो वो पोजीशंस होगी जिसमें माउथ ऊपर होगा और एनस एरिया नीचे होगा, इसलिए हर्डमेनिया नहीं होगा इसका राइट आंसर। रीज़न है इसके पीछे भी बच्चों। आप लोगों ने सोचा ठीक है कि हाँ ये भी होता है ऐसे, लेकिन इसका माउथ और एनस एक ही एंड पे खुल रहा है, अलग है, ऑपोजिट एंड पर नहीं। अब यूरोकोडेट्स तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो सारे के सारे ही यूरोकोडेट्स हैं। बचा क्या? हम लोगों को पिकअप भी तो कर लेनी है ना चीज़ें, समझ रहे हो बच्चों? हर्डमेनिया नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि चलो एनस और माउथ एक एरिया में, लेकिन सोचने वाली थोड़ी सी एक बात यह है कि यूरोकोडेट्स, पायरोसोमा, हर्डमेनिया, तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स किसके हैं? किसके एग्जाम्पल्स है? कौन सी? यस, तीनों के तीनों यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल्स है। तो भैया ब्रैंकियोस्टोमा ही एक अलग बचा हुआ है, सेफेलोकोडेट्स में जो आता है ये ही अपराइट पोजीशंस में रहेगा। यहाँ से भी आंसर निकल जाता है। रब कर दूँ? गुड। तो हमने 4 अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। कहीं से भी घुमाकर वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। हम लोगों को बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि जब हम लेक्चर समझते हैं तो हमें वो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझने हैं, जिससे कि क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोगों पर उसका इफेक्ट ना हो। फिफ्थ वन, which of the following animal may show
मे शो क्या शो, मे नहीं शो ही करता है, शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बच्चे थोड़ा दिमाग चलाओ, व्हाट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। यूरोकोडेट्स से फेलोकोडेट्स में मैम तो शुरू से इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताती आ रही है, यस, लेकिन किसी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। मैंने 100% नहीं बोला था, किसी में होता है, वो अब सोचो। ब्रैंकियोस्टोमा बताया था क्या, सोचो। सायोना, फोर्थ वन हर्डमैनिया, oh sorry, this is third one, and fourth one is shalpa. सोचो which one is correct right answer। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स में, सेफेलोकोडेट्स तो एक्सटर्नल ही शो करते हैं, उसका तो एग्जांपल ही बेचारे के ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस कम ही एग्जांपल्स है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जांपल्स में नहीं डालने वाली मैं क्वेश्चंस, बहुत सिंपल से है इसलिए हो जाएंगे, उसका क्या, थोड़े से माइंड को घुमाने वाले क्वेश्चंस। अब इनमें से सोचो कि कौन सा ऐसा है, मैंने बताया भी था जब आप लोगों को कराया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, इनमें यूरोकोडेट्स की एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पहचान है। कौन सा एनिमल, यस, हर्डमैनिया। हर्डमैनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन यूरोकोडेट्स में अगर आप एग्जाम्पल्स ये लर्न करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल्स देने के लिए कोई बोले कि प्लीज़ गिव वन एग्जाम्पल विच इज़ यूरोकोडेट्स, यू विल गो टू द हर्डमैनिया। अगर सिर्फ एक के आंसर आता है तो इसका मतलब भैया बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये उसका, ये ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। ठीक है, रब करें बच्चों, वेरी गुड। भैया हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि यस, वो दिमाग हमारा किसी भी तरीके से एग्जामिनर घुमा देगा, क्योंकि वो बैठा ही घुमाने के लिए। भाई तुम लोगों ने साल भर में क्या किया, वो बैठा है ना ये देखने के लिए। ओके, विच of the following class have ट्रांसपेरेंट एनिमल। कौन सी क्लास में ट्रांसपेरेंट एनिमल होते हैं? सबसे पहला क्लासेस में जाएंगे, एसिड का थैला लाज था, एसिडिएसी, ऐसी, मैम आप बार बार ऐसे भूल जा रहे हैं। हाँ बच्चों, थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, एसिडिएसिया, लार्वेसिया, थैलेसिया, और फोर्थ वन, एक ही तो क्लास होती है बेचारी सेफेलोकोडेट्स की, कौन सी होती है बच्चों? लो तो कार और भागो, यस, लेप्टोकार्डी। इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें ट्रांसपेरेंट एनिमल होते हैं? मैंने क्या बोला था, लेप्टोकार्डी के ब्रैंकियोस्टोमास वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, एसिडिएसी में तो ऐसे नहीं होते हैं, लार्वेसी में भी होती है और थैलिएसी में भी हो गया, और इसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि किसको हम इसमें से मानेंगे। इनमें से ये लार्वेसी थैलिएसी में भी होते हैं ट्रांसपेरेंट, सारे नहीं होते, लेकिन लार्वेसी और लेप्टोकार्डिया में तो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। अब किसको मानेंगे? दोनों ही है और दोनों का आंसर नहीं दिया है। जब इस तरह का आंसर होगा तो बच्चों हम इसमें लार्वेसी करके आएंगे, क्योंकि लार्वेसी इज मोर ट्रांसपेरेंट दैन लेप्टोकार्डी के जो ब्रैंकियोस्टोमा वगैरह एग्जाम्पल्स होते हैं, वो थोड़े से ट्रांसलूसेंट टाइप के होते हैं, दिखता है अंदर का लेकिन थोड़ी सी उसकी होती है। लार्वेसी में ही होती, लार्वेसी तो बिल्कुल ही होती है ट्रांसपेरेंट। एक्चुअली इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें जेलेटिनस कवरिंग होती है, ट्यूनिक कवरिंग तो होती नहीं है। और लेप्टोकार्डी में क्या होती है कि मसल्स के सेगमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा रफली थोड़ा सा
अंदर का सिस्टम क्लियर दिखाई नहीं देता। लार्वेसी में तो बिल्कुल ही क्लियर दिखाई देता, मैंने इसका बताया भी था सॉरी, मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था कि दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरी। इनके ट्रांसपेरेंट नेचर की वजह से लैब में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड नेचर ये है कि क्योंकि इसमें लार्वा होता है, तो लार्वा की स्टडी को करना बहुत ईजी हो जाता है। लार्वा में क्या क्या चेंजेस होंगे, राइट। चलिए जी, 6th वन भी हो गया। अगर इसकी क्वेश्चन में वो बोथ ऑफ द अबव दे देता, तब हम बोथ ऑफ द अबव कर देते, समझ रहे हो। जैसे ही वो अगर ऑप्शन चेंज करेगा तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। क्वेश्चंस चेंज करेगा तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। यस, 7th वन इज विच एनिमल्स कॉल्ड फिल्टर फीडर। किन एनिमल्स को फिल्टर फीडर बोलते हैं? अरे बच्चे खुश हो गए, मैम हमें पता है यूरोकोडेट्स सेफेलोपोडेट्स दोनों ही होते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। यूरोकोडेट्स उसने एग्जांपल दे दिया, सेकंड दे दिया फ्रॉग, थर्ड वन दे दिया सेफेलोपोडेट, और फोर्थ वन दे दिया प्रोटोकोडेट्स। अब बताओ किनको फिल्टर फीडर बोलते हैं? मैम ये क्या कर दिया आपने, यूरोकोडेट्स भी फिल्टर फीडर होते हैं, सेफेलोपोडेट्स भी फिल्टर फीडर होते हैं, और प्रोटोकोडेट्स तो होते ही हैं। प्रोटोकोडेट्स तो फिल्टर फीडर होते हैं। अब इनमें से हम कौन सा चुने? ये तो अब इनमें से बच्चों वो चुनो जो पूरे ग्रुप को लेकर साथ चल रहा है। प्रोटोकोडेट्स, ऑल प्रोटोकोडेट्स होते हैं भैया। यूरोकोडेट्स और सेफेलोपोडेट्स भी तो इसी में ही आ जाते हैं, समझ रहे हो। ये मेजर क्लास है। जब ये ही पूरे के पूरे होते हैं प्रोटोकोडेट्स, तो यहीं से बात खत्म हो जाती है। प्रोटोकोडेट्स हम पढ़ रहे हैं, दैट्स मीन यूरोकोडेट्स और सेफेलोपोडेट्स दोनों ही आ गए इसमें, बात खत्म। अगर वो ऑप्शन इस तरीके से देता है, राइट बच्चों, और अगर वो ये ऑप्शन ऐसे ना दे के प्रोटोकोडेट्स हटा दें यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8 बन जाता है। वो यहाँ पे फिर एनिमल्स कॉल्ड फिल्टर फीडर, और यहाँ पे फोर्थ वन रखते फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, तो क्या आंसर आएगा? यस, देन आंसर विल कम फोर्थ। फिर भी आंसर फोर्थ ही होगा, क्योंकि यूरोकोडेट्स भी फिल्टर फीडर है, सेफेलोपोडेट्स भी फिल्टर फीडर है, लेकिन अगर बोथ ऑफ द अबव है तो बोथ ऑफ द अबव रखेंगे, और खाली अगर प्रोटोकोडेट्स दिया है तो हम प्रोटोकोडेट्स पे जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि प्रोटोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स, सेफेलोपोडेट्स दोनों को ले रहा है। खाली यूरोकोडेट्स करके आ जाओगे तो इसका क्या मतलब है? सेफेलोपोडेट्स नहीं है, वो भी तो है। खाली सेफेलोपोडेट्स करके आओगे इसका मतलब यूरोकोडेट्स नहीं है, और अगर प्रोटोकोडेट्स करके आए तो दोनों ही है, समझ रहे हो ना। बट बाय हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। नहीं भाई, हमें तो दोनों ही पता है कि दोनों ही हैं प्रोटोकोडेट्स, तो हम एक एक को क्यों चुनेंगे? बोथ ऑफ द अबव वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा ऑप्शन, तो ये उनकी हेडक है। 7th 8 हुआ था, हाँ 9th वन आ गया। अब 9th वन क्वेश्चंस में बच्चों क्या है? विच क्लास फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों अगर मैं क्लास लिख रही हूँ तो डोंट बी कंफ्यूज, वो सब क्लास ही लिखते हैं। चलो सब क्लास ही लिख देते हैं। सब क्लास हैव हार्ट। इनमें से कौन सी सब क्लास में हार्ट होता है? नंबर 1 एसिडिएसिया, सेकेंड वन लार्वेसिया, थैलीसिया, फोर्थ वन कौन सी होती है? लेप्टोकार्डी।
अब बच्चों हार्ट किसका होता है, किसके पास होता है? फिफ्थ आंसर दे देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल किस में होता है हार्ट, बताओ। लेप्टोकार्डी किसका है बच्चों? सेफेलोकोर्डेट्स हार्ट होता है, हार्ट लेस है तभी तो सफल चोर बने। एसिडियस है, लार्वेसिया और थैलेसिया इन तीनों में होता है क्योंकि ये क्या है, यूरोकोर्डेट्स है। यूरोकोर्डेट्स में हार्ट होता है बट ट्यूबुलर होता है। टू पेस मेकर का कितना इंटरेस्टिंग था, मैंने लेक्चर्स में समझाया है। हाँ तो आंसर आएगा, द आंसर राइट आंसर इज फिफ्थ। कभी कभी 5 ऑप्शंस भी दे देता, अब बच्चे सोचेंगे मैम अगर 5 नहीं दिया तो उसने ऑप्शन, अगर ये नहीं देगा तो बच्चे इनमें तो तीनों में ही होता है, लेकिन हमें बताओ इनमें से कौन सा चूज़ करें, तीनों ही करने पड़ेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो ज़रूर देगा। फिर अगर ऐसी बात होगी तो बच्चों इनमें से वो एक क्लास को काट देगा। लो, अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है तो वो इसमें से एक क्लास कर देगा। इनमें से सिर्फ वो एसिडियस लार्वेसी थैलियेसी में से एक क्लास को ज़रूर हटाएगा। मान लो कि एसिडियेसी को हटा दिया, मैम सबसे बड़ी क्लास थी वही हटा दी, क्या फ़र्क पड़ता है? एग्जामिनर को थोड़ी इस बात से कोई फ़र्क पड़ रहा है। वो फर्स्ट ऑप्शन में ही बच्चों यहाँ पे यूरोकोर्डेट्स लिख देगा। लो जी, अब कर लो क्या करोगे। उसने पहले ही ऑप्शन में यूरोकोर्डेट्स दे दिया तो हमें इनमें से करने क्या है, यूरोकोर्डेट्स के अंदर ही तो आते हैं ये थैलियेसी और लार्वेसी, हमने यूरोकोर्डेट्स टिक करके आ जाना है। समझ रहे हो? वो ऐसे भी ऑप्शन देता है जिसमें 2 आंसर हो, लेकिन हमें उसमें से अप्रोप्रिएट देखना है। हम यहाँ पे यूरोकोर्डेट्स करें क्योंकि यूरोकोर्डेट्स में हार्ट होता है सभी क्लासेस में। चलो मिटा दिया जाए, गुड, बहुत अच्छी बात है मैम ये तो। लेकिन वो मैम इतने सिंपल क्वेश्चन ये अभी सिंपल लग रहे हैं बच्चों क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने लेक्चर्स ओवर किए हैं इसके। जब हम 2-4 और क्लासेस पढ़ लेंगे ना तब ये भी इजी नहीं लगेंगे। और अभी तो प्लांटा भी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। 10th मैम इजी सा दो है ना, इजी सा दे के छुट्टी करते हैं, बहुत हो गया। MCQs ही तो करने हैं बच्चों, कंसेप्ट समझना है, ट्रिक से उसे रिवाइज करना है बहुत जल्दी जल्दी। हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं उन ट्रिक्स को आप 5-5 मिनट अगर करोगे तो पूरे के पूरे हाफ एन आवर में आपका पूरा अब तक का जितना भी पढ़ा वो सब रिवीजन हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमें MCQs ही तो करने हैं प्रैक्टिस, क्योंकि हमें तैयारी एग्जाम्स में MCQs की चाहिए ना। 4th वन, अब 4th वन में कोई अच्छा सा क्वेश्चन डाल देते हैं। यस मैम डाल दीजिए ना चलिए डालते हैं। ओके, विच, मैम आज सारे क्वेश्चन विच से ही कर रहे हो? चलो नहीं करते भाई, सारे क्वेश्चन विच से नहीं करते, यहाँ से शुरू करते हैं। दीज एनिमल्स डू नॉट हैव ब्लड कॉर्पस्कल। ये एनिमल्स ब्लड कॉर्पस्कल नहीं रखते। कौन सा? हर्ड मैनिया, सेकंड साल्पा, थर्ड ब्रैंकियोस्टोमा, फोर्थ किसका लिखेंगे? 4th वन कोई भी दे देगा, नन ऑफ द अबव। बच्चों इनमें से किस में होती हैं, जिसमें नहीं होती हैं ब्लड कॉर्पस्कल? मैंने बहुत ही एम्फेसाइज करके आप लोगों को बताया था कि इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होती है, और वो कौन से इसमें से सब फाइलम में आते हैं। हर्डमैनिया में होता है, दिल होता है, ब्लड कॉर्पस्कल होती है भाई, वेनेडोसाइट्स होते हैं, वेनेडे में स्टोर करती है। साल्पा किस में आता है? वो भी उसी में आता है। ब्रैंकियोस्टोमा नहीं होती, ब्रैंकियोस्टोमा में नहीं होती, ना हार्ट होता है ना ब्लड कॉर्पस्कल होती है। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज जरूर होता है, उसका ओपन होता है यूरोकोर्डेट्स में, लेकिन सेफेलोकोर्डेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, लेकिन ब्लड कॉर्पस्कल नहीं होती। तो बच्चों एज आई थिंक कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, जो मुझे लगे कि हाँ
थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, MCQs तो बहुत सारे हैं। यू शुड कंप्लीट योर MCQs। मैंने पहले भी बोला था 10-12 बुक्स नहीं गैदर करना, इकट्ठा करके नहीं रखना। प्लीज़ कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए एंड डू द MCQs ऑफ ऑल चैप्टर वंस। एक बार सब कर लीजिए, उसके बाद इफ़ यू हैव कैपेसिटी टू डू अदर क्वेश्चंस देन यू कैन बाय अदर बुक्स। एक ही लेसन के लिए 10 बुक्स लेना और फिर बाकी के सारे लेसन छोड़ देना इज़ नॉट द राइट वे। राइट बच्चों, आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। एंड if any student still have any doubt, write me in comment box. I will give answer in my next video. चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपना ये लेक्चर्स तो कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स। फाइनली प्रोटोकोडेस करने के बाद अब हम वर्टिब्रेट्स में आएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, स्ट्रेस नहीं लेनी है, राइट? कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।